नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के संबंधों पर। इन दोनों देशों के बीच में बहुत अधिक तनातनी हो गई है। कारण है इजराइल द्वारा ईरान की एम्बेसी जो कि दमिश्कस सीरिया में स्थित है उसके ऊपर हमला, जहां पर ईरान के डिप्लोमेट्स की मृत्यु हुई है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमीनी का कहना है कि पूरी तरीके से इसका बदला लिया जाएगा। वहीं पर जो ईरान के सुप्रीम मिलिट्री एडवाइज़र हैं याह्या रहीम सफ़ावी, उनका कहना है कि अब कोई भी एम्बेसी इजराइल की सेफ़ नहीं है, हम कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यानी कि ईरान भी हमले के लिए तैयार है और इजराइल भी हमले के लिए तैयार है। हम समझेंगे क्या ये हमला वास्तविक हो सकता है या कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से ये हमले रुक भी सकते हैं। हम इन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। तो ये ईरान है जो कि एक प्रकार से वेस्ट एशिया का पार्ट है, और यहाँ पर इजराइल है जो कि मिडल ईस्ट का पार्ट है, और ये सारे तरफ से अरब कंट्रीज़ के द्वारा घिरा हुआ है। नॉन अरब कंट्री में अगर कहें तो मेनली एक ईरान है और तुर्की है, और ईरान एक तरफ शिया कंट्री भी है। तो ईरान नॉन अरब भी है, शिया भी है। तो ईरान के साथ दोनों फैक्टर ऐसे जाते हैं जो कि बाकी देशों के साथ नहीं जाते, तो इसलिए इनका रिश्ता भी एक ख़ास है। तो हम शुरुआत करेंगे इजराइल से। इजराइल के बारे में पूरा इतिहास नहीं समझेंगे, हम सिर्फ वहाँ से समझेंगे जब इजराइल के लोग यहाँ पर एक स्टेट बनाना चाहते थे और यूएन ने इन दोनों देशों के बीच हल निकालने के लिए टू नेशन थ्योरी का एक ऐलान किया। तो 1948 के आसपास टू नेशन थ्योरी बहुत ट्रेंडिंग थी। तो टू नेशन में उन्होंने क्या किया, जो ये ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये सारा इजराइल को देने का निश्चित किया गया, और ब्राउन वाला सारा फ़लस्तीन को देना सोचा गया, और ये जो बीच वाला हिस्सा है जेरूशलम, इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक सिटी बनाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर दोनों का कंबाइंड रोल रहेगा या किसी एक की नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण इजराइल के ऊपर यूएस का पूरा सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था। इजराइल ने 14 मई 1948 को घोषणा कर दी कि वो एक स्वतंत्र देश है, और रात को ही 14 मई 1948 को यूएस ने कहा कि मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, और अगले ही दिन 15 मई को ट्रांसजॉर्डन और इजिप्ट दोनों अरब देशों के द्वारा युद्ध शुरू कर दिया गया, जिसे कहा जाता है प्रथम अरब इजराइल वॉर। लेकिन उसमें बहुत अधिक फ़ायदा हुआ नहीं। बहुत सारा हिस्सा जो फ़लस्तीन के पास जाना था वो इजराइल ने ले लिया, और वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा और गाज़ा स्ट्रिप ये आती है इजिप्ट और जॉर्डन के पास। इसी प्रकार से दूसरा युद्ध होता है, दूसरा अरब इजराइल वॉर, उसमें भी कोई हल नहीं होता। फिर 1967 में 6 डे वॉर होती है अरब देशों की, उसमें भी हार होती है, और यहाँ तक कि इजिप्ट को अपना सिनाई पेनिनसुला देना पड़ता है, सीरिया को अपनी गोलन हाइट देनी पड़ती है, और वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप भी इजराइल के पास आ जाता है। लेकिन यूएस की मध्यस्थता से या यूएस की मीडिएशन से वहाँ पर एक समझौता होता है, जिसके बाद इजिप्ट और इसराइल के रिश्तों में सुधार आता है। सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है, गोलन हाइट सीरिया की वापस नहीं की जाती, और जो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है इसके ऊपर से जॉर्डन और इजिप्ट अपने अधिकारों को वापस ले लेते हैं। यानी कि वो एक तरीके से ओपन छोड़ दी जाती है, जो आज भी डिस्प्यूटेड है, जो कि फ़लस्तीन के लिए आप जैसे जानते ही हैं कि गाज़ा में भी युद्ध हो रहा है जहाँ पर हमास का रूल है, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो वेस्ट बैंक से रूल करती है। तो इजराइल ने जब देखा कि अरब नेशन से घिरा हुआ है तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कुछ तो दोस्त चाहिए, अब यहाँ पर आके रहने लग गए। तो उसने एक प्रिंसिपल बनाया, पेरीफेरी थ्योरी बनाई उसने, कि पेरीफेरी में कुछ ऐसे देशों को बनाया जाए जो कि नॉन अरब हैं। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आया उसके दिमाग में वो तुर्की आया, इथोपिया आया और आया ईरान। तो पेरीफेरी थ्योरी के हिसाब से उसने इन तीनों देशों को बनाया। तो अब देखते हैं जब ईरान के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी तो ईरान उस वक्त कैसा था। तो ईरान की अगर बात करें तो ईरान में 1925 में एक नई डायनेस्टी, नए वंश का शासन शुरू होता है। पहलवी वंश जिसे कहा जाएगा, जिसके पहले राजा थे रजा शाह पहलवी, यानी कि जिसे शाह कहा जाता था, ईरान का शाह। रजा को हम राजा भी समझ सकते हैं, तो पारसी भाषा से लिया गया शब्द है। पहलवी से अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है तो पहली सेंचुरी एडी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में एक साम्राज्य था जिसे इंडो पार्थियन कहा जाता है या भारत पहलव कहा जाता है, वो बेसिकली ईरानियन ओरिजिन का ही था। तो इस जो शाह था इसने अपने आप को आर्यन का वंशज मानते हुए इसी प्रकार से शासन किया। तो रजा शाह पहलवी 1941 में इसका शासन खत्म होता है, और इसके बाद इसका जो बेटा था मोहम्मद रजा
पहलवी उसके पास शासन आता है। ये 1941 से लेके 1979 तक शासन करता है। तो जो शुरुआती रिश्ते थे इज़राइल और ईरान के अच्छे, वो इन्हीं के समय पर थे। इनके समय में बहुत मॉडर्नाइजेशन भी हुई, जैसा कि हम तस्वीरों से देख सकते हैं। ये महारानी थी। तो एक मॉडर्न ईरान हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि उस वक्त हुआ क्या। अब ये एक प्रकार से जो डायनेस्टी थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी चुने जाते थे, असेंबली वगैरह भी थी। तो प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेग। और मोसादेग ने क्या किया, ये काफ़ी डेमोक्रेटिक होने के कारण थोड़े से कह सकते हैं कि सोशलिस्ट टाइप के भी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी ऑयल के रिसोर्सेज थे ईरान के, जिसके ऊपर यूके की कंपनियों का राज था, उसने उसको नेशनलाइज कर दिया। अब यूके और यूएस को यह बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, इसको हटवा दिया। और इसको हटवाने के बाद वहाँ पर एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ख़त्म हो गई और शाह और यूएस और यूके के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। और वहीं पर इजराइल के साथ भी ऑटोमेटिकली रिश्ते ईरान के बहुत अच्छे होने थे। लेकिन फिर शुरुआत होती है इस्लामिक रेवोल्यूशन की। धीरे धीरे लोगों के अंदर डिसकंटेंट बढ़ता गया और अयतुल्लाह रुहल्ला मसूवी खमीनी के द्वारा एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात की जाती है कि इस्लामिक रूल को वापस लाया जाए। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, हमें ऐसे समाज में नहीं रहना। और 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है और मोहम्मद राजा शाह पहलवी थे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ता है। और उसके बाद टोटल जो रिश्ते थे उनमें पूरा ट्विस्ट आ जाता है। जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, उसने सबसे पहले जो इज़राइल की एम्बेसी थी उसको पैलेस्तीन की एम्बेसी घोषित कर दिया। उसने कहा कि अब जो फ़लस्तीन की आज़ादी है उसके लिए हम लड़ेंगे। तो टोटल जो अब तक रिश्ता बिल्कुल एक दूसरे के साथ भाइयों वाला था, वो पूरी दुश्मनी में बदल जाता है। तब से ही ऐसा रिश्ता चला आ रहा है। इसके लिए ईरान अपने आप को रीजनल पावर बनाने के लिए बहुत सारे काम करता है। तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखी है, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कहीं कहीं स्टेट एक्टर भी हैं। और उसमें क्या है, खास करके सीरिया में, इराक में, लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, यमन में हुती हो गए। और इसी प्रकार से उसने पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो कि इजराइल को कभी भी हराने के लिए या लड़ने के लिए तैयार है। तो इस सिचुएशन में जैसा कि हमने देखा कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान हमले के लिए तैयार है, इजराइल हमले के लिए तैयार है, और रिश्ते इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बहुत खटास भरे हैं। कोई आपस में उनमें समझौता नहीं है और बाकायदा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कि चाहती है कि हमला हो। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था हमास, जिसके ऊपर पहले ही इजराइल द्वारा हमला किया जा रहा है। और यहीं पर कहानी नहीं रुकती, ईरान की बहुत सारी ग्रीवेंसीज और भी हैं। ईरान का जो सुप्रीम लीडर के बाद जो इनके मिलिट्री जनरल एक आया करते थे, कासिम सुलेमानी, इनके ऊपर यूएस ड्रोन ने बगदाद इराक में अटैक करा के इनकी हत्या करा दी। इसका भी बदला ईरान लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाया। उसने बदला लिया तो, लेकिन इस तरीके का लिया कि यूएस से डायरेक्ट लड़ाई ना हो। उसने उनके कैंप पे हमला किया और यहाँ तक कहा जाता है कि पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी थी कि भाई अपने सैनिकों को निकाल लेना, क्योंकि अगर 110-20 सैनिक यूएस के मारे जाते तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। तो इसका बदला लिया गया, लेकिन उस तरीके से नहीं लिया गया, इसकी भी खटास बाकी है। ये बिल्कुल ख़ास थे सोमानी, बिल्कुल जो अब अल खमीनी है उनके साथ उठते बैठते थे। वहीं पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर भी यूएस की बहुत नज़र रहती है। ईरान का कहना है कि हम तो सिर्फ सिविल न्यूक्लियर बना रहे हैं, हमारा कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन यूएस का कहना है तुम न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हो। और इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो सबसे पहला टारगेट मैं होऊंगा। तो इसीलिए जो उनका मेन साइंटिस्ट था उसको बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से बहुत अच्छे से असैसिनेट किया गया। 2020 की बात है ये भी। इनका नाम था मोहसिन फ़कीरज़ादा। तो ईरान की ग्रीवेंसीज बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक बदला लेने के लिए वो आतुर है। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। कहानी दोनों देशों के कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी हैं जो इसको मजबूर करती हैं कि वो युद्ध की तरफ जाए, और वहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं, ऐसी सिचुएशन भी है जो दोनों को खींचती भी है। तो रिश्तों के बाद हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है डोमेस्टिक। जहाँ तक बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो इनके ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस लग चुके हैं, इनके ऊपर केस तक चल रहा है जिसके ऊपर अभी सुनवाई जारी है। वहीं पर जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं देश को। तो जब इजराइल के ऊपर हमास द्वारा हमला किया गया
तब भी लोगों का बहुत ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध था कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, लोग सड़कों पे उतर के आए। उसकी एवज़ में तुरंत नेतन्याहू ने गाज़ा के ऊपर हमला किया। लेकिन अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमास पूरी तरीके से हार नहीं पा रहा और यहाँ तक कि जिन लोगों को कैप्टिव किया गया था, उनको कैद कर लिया गया था, उनको छुड़ाने में भी अभी तक असफल रहा है। तो डोमेस्टिक स्तर पर देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, ना युद्ध सफल हो पा रहा है, ना लोग सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। वहीं पर अगर ईरान की बात करें तो डोमेस्टिक स्तर पर इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं पर वहाँ भी पिछले साल हिजाब वाले मामले पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ, बहुत ज़्यादा एक क्रांतिकारी विचार है वहाँ पर ये आए कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को हटा दिया जाए, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया है। तो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी डोमेस्टिक तौर पर थोड़ी सी घिरी हुई है, इकोनॉमिक से भी घिरी हुई है। वहीं पर जो उनकी मिलिट्री पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बिल्कुल क्या कर सके, हमला कर सके। तो हमला करना तो चाहता है ईरान, लेकिन हमला कर पाएगा, इस दो बातों में बहुत फ़र्क है। तो डोमेस्टिक कंडीशन को हमने समझा। अब बात आती है इंटरनेशनल कंडीशन पे। इंटरनेशनल रिश्ते में अब इजराइल जो चाहता है, इजराइल की अगर जैसा कि उसकी डोमेस्टिक कंडीशन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा चाहना है मुझे कैसे भी करके हमास से ऐसा निकल पाऊँ कि मैं मुंह दिखाने लायक रहूँ, क्योंकि वहाँ पर वो पूरी तरीके से हरा नहीं पा रहा। और इसलिए क्या कर रहा है, वो अलग अलग जगह पर अटैक कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई थोड़ा बहुत युद्ध छिड़ जाए। जैसे इस केस में अगर ईरान लड़ाई कर लेता है तो इजराइल के पास बहुत बड़ा एक मौका मिल जाएगा ये कहना का कि मुझ पर हमला हुआ है, मैं डिफेंसिव हूँ। क्योंकि जो यूएस बार बार पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए बार बार कह रहा है कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। अगर यूएस को साथ में लाना है तो उसको किसी ऐसे देश के साथ हमला करना ज़रूरी है जिसका यूएस भी दुश्मन है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की ये चाल है। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि हो सकता है कहीं गलती से मुझ पर हमला करने की बजाय मेरी एम्बेसी पे, कहीं अमेरिका की एम्बेसी पे हो जाए, तब तो युद्ध बिल्कुल छिड़ जाएगा। वहीं पर जैसे हमने बात की कि जो अल खमीनी है, उनका जो सिस्टम है, जो पावर कहें मिलिट्री पावर, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद इजराइल से भी लड़ाई कर ले और यूएस से भी लड़ाई कर ले। उनको अब मुंह देखना है चाइना और पुतिन का, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। तो जैसा कि लग रहा है कि युद्ध होगा, लेकिन अगर ग्राउंड सिचुएशन को समझे तो ऐसा लगता है कि युद्ध अभी बहुत दूर है। क्योंकि अगर जरा सा भी युद्ध शुरू हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं। अब जिस सिचुएशन पे ये सारी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पहुंची हुई है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।